मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 12th क्लास के लिए फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो पढ़ाया था। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बेसिकली संख्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होकर जा रही हैं परपेंडिकुलरली, उनकी संख्या को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात क्लियर है? और मैंने बताया था आपको इसे फाई ई से डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक, और फाई का मीन्स फ्लक्स। लेकिन वो इसका मीन्स था, डेफिनेशन जो है बाई फॉर्मूला दी जाती है। तो जो इसका फॉर्मूला है ना वो होता है ये, है ना, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर लगा है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहेंगे इसे। और ए क्या है आपका? ए है आपका, मैंने बताया था एरिया वेक्टर, इसे एरिया वेक्टर कहा जाता है। तो ये ए आपका क्या है? एरिया वेक्टर। और इनके बीच डॉट लगा है, तो इसका मतलब है, आप जानते हैं प्रोडक्ट दो टाइप की होती हैं, आपने 11th में पढ़ा है। एक तो स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डॉट प्रोडक्ट, है ना, द डॉट प्रोडक्ट किसकी है? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ई। और दूसरा क्या है? एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। चाहे तो आप नाम ना लिखें, क्योंकि ए हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना, तो नाम रहने ही दें, बस जनरली बात कर लें। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको? कोई क्लोज्ड सरफेस है, और मीन्स क्या है इसका? कोई क्लोज्ड सरफेस है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जाती हैं, उनकी संख्या को, उनके नंबर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एक डायग्राम के माध्यम से इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो, कोई भी सरफेस हो सकता है, बंद है ना, क्लोज्ड सरफेस, इस तरीके से कुछ भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होकर जा रही हैं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा यहाँ से मिटा लो। ठीक है, इसका मतलब है ये पीछे से एंटर कर रही हैं और बीच से निकल रही हैं। ये वाला पार्ट जो है पीछे की साइड है। ठीक है, चाहे तो आप थोड़ा और आगे से तक कर लो, बिल्कुल बीच से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई सरफेस है, और इसका जो एरिया है मान लो कितना है? कैपिटल ए। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है वेक्टर ई। और इसका पूरे का एरिया जो है वो ए है, लेकिन इसका जो स्मॉल एरिया है, मान लो छोटा सा स्मॉल एरिया है ये, मान लो ये कितना है इसका एरिया? डी ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो पी, क्या मान लिया? पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर जो एरिया वेक्टर है, मैंने बता रखा है एरिया वेक्टर जो है, जैसे मान लो इसका एरिया ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, इसके सरफेस पर कैसा होगा? वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगा। ठीक है, बताया था मैंने एरिया वेक्टर में। तो देखो इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से बिल्कुल सीधा, है ना। तो ये क्या है? एरिया वेक्टर। लेकिन ये पूरे का नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल एरिया का वेक्टर है, तो इसे क्या कहेंगे? डी वेक्टर है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो ये है आपका एरिया वेक्टर, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर ई। तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, मान लो कितना बन रहा है? थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, डायग्राम समझ में आया आपको? तो देखो इसका यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप जानते हैं क्या होता है? फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की और एरिया वेक्टर की।
लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो वेक्टर ई है, लेकिन जो ये है आपका एरिया वेक्टर वो है आपका वेक्टर डी ए। डी का मीन्स स्मॉल एरिया के लिए है तो स्मॉल एरिया वेक्टर। अब जब स्मॉल एरिया से पास होके जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल रहे हो तो इधर क्या आएगा डी, यानी स्मॉल एरिया के लिए है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया ये बात पहले से ही कि स्मॉल के लिए निकाल दें और पूरे के लिए निकालना होता है तो आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इंटीग्रेट कर दो इसे तो क्या हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ये है पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप पूरा लिख लेंगे अच्छे से नोट्स की हेल्प से, नोट्स है ना PDF नोट्स दे दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, और कोई है ना ग्रुप में ना हो तो क्या बोले, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे दूंगा तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे ना, और जो भी इंफॉर्मेशन है भी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, लेकिन किससे, स्मॉल एरिया के द्वारा, क्योंकि स्मॉल एरिया है पूरे से पास होने वाला नहीं निकाल रहे अभी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया कितना है डी है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। और अब आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। यदि कंप्लीट एरिया से पास होके जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है ना तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट एरिया है कैपिटल ए, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर दिया और इधर भी इंटीग्रेशन करो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का। और हाँ एक बात और, जो इंटीग्रेशन है वो भी इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि ये जो सरफेस है वो भी कैसा है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड इंटीग्रल इस तरीके से सिंबल बनता है उसका, है ना। आपको बताया ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा आपका ये है ना वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो एक फॉर्मूला आपका बाय डेफिनेशन ये तो है ही, और साथ में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एंड दिस कंडीशन दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो चलते हैं आगे फिर। देखो एक बात आपको पता है, एक फॉर्मूला याद होगा आपके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, यानी ए और बी की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा है। बाकी कोई चीज़ 11th से यदि लिंक ना हुआ करे, याद ना हो, तो अपने बाइंडर में से देख लिया करो, है ना, बाइंडर तो होगा। तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल, देखो ई डी ए कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, लेकिन यहाँ पे ए के प्लेस पे वेक्टर ई है, और मतलब ए के प्लेस पे ई है, और बी के प्लेस पे डी ए है। ई डी ए कोस थीटा, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, ई के और वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के। तो इस तरीके से, है ना, भी आपका एक डेरिवेशन आ जाएगा। या एक काम कर लो, इसे थोड़ा और आगे कर लो सोल्व। देखो ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है ना, पहचान याद है ना आपको, इक्विडिस्टेंट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और पैरेलल होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोस थीटा बाहर ले लो, क्योंकि इंटीग्रल से जो कांस्टेंट होते हैं बाहर आ जाते हैं, कोस थीटा कांस्टेंट है, और ई यानी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो भीतर क्या बचेगा, डी ए। अब देखो ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये बचेगा आपका ई कॉस थीटा, और ये सब कैंसिल हो गए, सिर्फ ए बचेगा, है ना। तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। फाई ई कितना बचेगा आपका, ई ए कोस थीटा। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया है, बात समझ में आ रही है। और इसमें देखो ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हुआ, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ ऊपर से, ये वाला है ना सब, शायद इसकी ज़रूरत पड़े, है ना, दोबारा बना लेंगे, चलो जरूरत पड़ेगी तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसके 3 फॉर्मूले आपको मिले, एक तो बाय डेफिनेशन था, और 2 ये यहाँ से मिले, और कुछ स्पेशल केस से मिलेंगे वो आपको। देखो स्पेशल केस क्या हो जाएगा आपका, है ना, मैं लिख देता हूँ केस फर्स्ट।
देखो केस फर्स्ट क्या है, डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। देखो कोई प्लेन है इस तरीके से, है ना, यानी ऐसे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, ये देखो, है ना। तो यहाँ से इधर का तरफ करो क्योंकि ये साइड पीछे है। बात समझ में आ रही है? तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो मान लो कितना है, वेक्टर ई, और इसका जो एरिया है वो वेक्टर ए है। वेक्टर ए नहीं, एरिया तो ए है, लेकिन जो एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर वो मैंने बता रखा है सरफेस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर है ना। तो एरिया वेक्टर भी इस तरीके से हो जाएगा, वेक्टर ई। तो आप देखो वेक्टर ई वाला जो वेक्टर है, वेक्टर ई यही तो है, इनमें से कोई सा एक भी, और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो थीटा कितना है, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा तो 0 हुआ क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 होता है। तो देन देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इस स्थिति में, ई ए कॉस 0, और आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई ई आ जाएगा आपका, ई ए कॉस 0 क्या होता है, 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इस कंडीशन में, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो जो प्लेन है आपका, है ना, या जो सरफेस है, जब वो परपेंडिकुलर हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होता है। तो इसका मतलब ये हेडिंग जो है ना केस फर्स्ट, इसकी हेडिंग हो जाएगी व्हेन द प्लेन, या सरफेस कह सकते हो, है ना, सरफेस कह दो चाहे प्लेन कह दो। तो व्हेन द सरफेस या प्लेन इज प्लेस्ड, कैसा रखा है, परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली का साइन है, और कहाँ रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हेडिंग नोट्स में लिखी हुई नहीं है, मुझे याद आ रहा है, तो मैं बार बार कहता हूँ आपसे, दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करो, वीडियो क्लास के और नोट्स के, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्लियर है जी। तो व्हेन द सरफेस या प्लेन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग ये है, और केस ये है कि फाई ई कितना आएगा, यानी जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका इस केस में जो फाई ई निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, ठीक है, ई ए। केस फर्स्ट समझ में आया आपको, आइए केस सेकंड की ओर चलते हैं। देखो केस सेकंड में मैं इसी में ही कर लेता हूँ, आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो केस सेकंड जो है, देखो डायग्राम में इसका अलग ही बना देता हूँ। इसमें देखो इस तरीके से रखो इसे, इस तरीके से डायग्राम है ना, यानी ऐसे रखा है, वैसे, क्लियर है। तो जब ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हो जाएंगी ऐसे ही, ठीक है। अब ये ऐसा रखा है, तो ये जो इसका एरिया है मान लो ए है, तो जो एरियल वेक्टर है वो तो ऊपर की ओर होगा ना। एरियल वेक्टर कैसे होगा, बाहर की ओर, मतलब परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस पे। तो सरफेस ऐसे है, तो सरफेस के कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ई है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप देखो थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, और यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू आप सभी जानते होंगे कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी हेडिंग हो जाएगी केस सेकंड की, है ना। ये तो अब ये पहले का था, काटना नहीं है, मतलब अब सेकंड केस में आपको ये वाला बनाना है, ये वाला है ना। तो बहन द, अब यहाँ देखो सरफेस कैसा रखा है, परपेंडिकुलरली की जगह क्या आ जाएगा, इस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल। कैसा रखी है ना, पैरेलल की स्पेलिंग PARELL है ना। कैसा रखा है, यानी ये जो सरफेस है प्लेन है, कैसा रखा है, पैरेलल रखा है, प्लेस्ड पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायग्राम ये है, थीटा 90 हो जाएगा, बताया मैंने कैसे, और फाई ए आपका निकल जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आइए देख लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में थोड़ा तिरछा रख लो, सामान्य डेरिवेशन उसके लिए हो जाएगा, यानी
ये केस थर्ड जो है ना वो है जनरल केस। जनरल केस कैसे, यानी व्हेन द सरफेस या प्लेन इज प्लेस्ड एट थीटा एंगल, है ना, क्या लिखेंगे, एट थीटा एंगल। ये थीटा एंगल भी पर्टिकुलर बात करें, एट एनी एंगल, किसी एंगल पे रखा है, यानी जो आपका प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा है, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे है ही, एक मिनट रुकिए ज़रा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस तरीके से होता है, पैरेलल, है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं एक दूसरे के, उसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसमें जो ये आपका प्लेन था ना, अब थोड़ा तिरछा रखा रहेगा, है ना, तिरछा यानी कैसे, यानी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से तिरछा रखा है। तो आप देखो, है ना, इधर की चीज़ें तो रफ करनी पड़ेंगी आपको, तिरछा रखा है। या एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तिरछी बनाओ, है ना, ऐसे थोड़ा सही से बनेगा नहीं, पहले प्लेन ही बना लो। यहाँ को बनाते हैं खुला सा, तो इस तरीके से ये क्या है आपका प्लेन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसका जो ऐसे रखा है ऐसे, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर, है ना, एरिया कितना है ए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो इस तरीके से जा रही हैं, है ना, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कितना एंगल बना रही हैं, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस, उसके द्वारा जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर ई है, और एरिया वेक्टर ए है। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना है, थीटा है, यानी कोई एंगल, कहा था ना एनी एंगल, तो कोई भी एंगल वो क्या है, थीटा। तो देखो फॉर्मूला फिर उसमें कुछ नहीं होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, है ना, तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, यही हो जाएगा जनरल जो फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई। तो ये डेरिवेशन, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हाँ, इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, केस तो आपके मैंने करा दिए हैं, इसके थोड़ा वो देख लो, यूनिट क्या हो जाएगी। सिंबल तो आपको पता है फाई ई होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आप देख के बताओ यूनिट। और तो इसकी यूनिट देखो, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। जब ये फॉर्मूला है तो आप इसकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट निकाल सकते हो। तो यूनिट देखो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और यहाँ ए की मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट, और कोस थीटा ये तो कांस्टेंट है ना, तो यानी जो इसकी यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और अपॉन में क्या आएगा, ये पर कूलम। तो ये इसकी यूनिट है, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसकी यूनिट हो गई। आइए डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगी। डायमेंशन भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। और कैसे होती है मैंने आपको बता रखा है, ई इज इक्वल्स होता है एफ अपॉन क्यू, और फोर्स की यूनिट डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2, और इसकी होती है चार्ज की टी ए। तो क्या बचता है एम एल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर नहीं होता शायद, है ना, एम एल टी की पावर, ये गलत लिख दिया मैंने, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, ये नहीं होती। तो एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की याद भी ना हो तो आप कहाँ से निकाल लेंगे, फॉर्मूले के बेस से निकाल के देख लेंगे। तो है ना, कितनी आई, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ए की, ए क्या है, एरिया, एरिया की एल स्क्वायर होती है, कोस थीटा कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी आपकी एम एल, देखो 1 पावर यहाँ है, 2 पावर वहाँ है, तो 3 एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी यूनिट भी करा दी है, उसकी डायमेंशन भी करा दी है, ठीक है। तो ये
पर्याप्त है आज के लिए। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का करा दिया है, आप इसे बुक से पढ़िएगा, है ना, इसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और फिर कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।